गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और देखिए क्वेश्चन नंबर 53 आप लोगों के सामने हम लेके आए हैं, लेकिन क्वेश्चन को शुरू करने से पहले कुछ बातें हमारे आपके बीच में और हो जानी चाहिए। मैं बार बार आप लोगों से बोल रहा था, अभी पिछली क्लासेज में भी आप लोगों को बताया हूँ कि DRDO की वैकेंसी आई हुई है और सितंबर लग गया है, शायद 1 या 2 सितंबर में ही, एक तो आज हो ही गई, तो अभी लिंक आया है कि नहीं आया हमने देखा नहीं है। DRDO की वैकेंसी को फिल करने का लिंक जैसे ही आए तुरंत आप लोग वैकेंसी को भरिए, ठीक ना। इसमें हर ट्रेड के छात्रों के लिए ऑप्शन है, इसमें इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, टर्नर, मशीनिस्ट, बुक बाइंडर, कुछ डिप्लोमा की भी पोस्टें हैं, देख लीजिएगा, उसमें सब याद नहीं है हमको, लेकिन बढ़िया वैकेंसी है। DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि भारतीय रक्षा अनुसंधान संस्थान, ठीक ना। तो भारत सरकार का यह संगठन है और इसमें अगर आप नौकरी पा जाते हैं तो एकदम बिंदास हो जाइए, निश्चिंत होकर के मौज के साथ अपनी नौकरी करिए और पूरा लाइफ आपका सुधर जाएगा जो है। तो इसमें अगर जॉब आप पाते हैं तो इसमें आपको कैंटीन फैसिलिटी भी मिलेगी जो आर्मी वालों को मिलती है, और एक फैसिलिटी और रहेगी रक्षा मंत्रालय भारत सरकार, ठीक ना। तो रक्षा डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया गवर्नमेंट का आपके पास ID कार्ड होगा। उस ID कार्ड को लेकर के जब आप टोल प्लाजा से गाड़ी से निकलेंगे तो वो टोल प्लाजा पर वही कार्ड आपका काम कर जाएगा, टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ये सब बड़ी अच्छी बातें हैं, तो कोशिश करिए इस एग्ज़ाम को बीट करिए। एग्ज़ाम बहुत कठिन नहीं होता है, अभी करंट का पैटर्न नहीं पता है हमको। पहले तो जो है जो मैंने जब पेपर दिया था तो 150 क्वेश्चन जो है आते थे उस टाइम, ठीक ना। तो 150 क्वेश्चन आते थे, जिसमें से 120 क्वेश्चन तो थ्योरी से हुआ करते थे, बाकी के 30 क्वेश्चन में सब कुछ रहता था, जनरल अवेयरनेस आपका, और ये मैथ, कुछ साइंस, इतिहास, भूगोल, जो भी ये सब मिला करके उसी 30 क्वेश्चन में सब हो जाता था, ठीक ना। तो अभी का करंट पैटर्न देख लीजिए, उसमें नोटिफिकेशन में जाके डाउनलोड कर लीजिए नोटिफिकेशन, और सिलेबस वगैरह भी कुछ हो सकता है दिया हो उसमें। तो कुल मिला के फॉर्म को भरिए। मैं अप्रिशिएट आपको इसलिए बार बार कर रहा हूँ कि वैकेंसी बहुत ही अच्छी है और 1900 कुछ पद हैं, ठीक ना। और दूसरी चीज़ जो है, इसमें जो वेतनमान है 35,100 से लेकर के 1,12,000 ऐसे समथिंग कुछ है, 1,12,000 इतना का बेसिक है। बाकी डियरनेस अलाउंस जो और कुछ अलाउंस लगते होंगे DRDO में तो अलग है। तो ITI वाले बच्चों को भी शुरुआत में 45-50 हज़ार रुपये का पे स्केल मिल जाएगा इसमें अभी शुरू से ही। तो इस फॉर्म को भरिए आप लोग जो है। चलिए तो क्वेश्चन पे आते हैं अब। लिथियम आयन सेल की वोल्टेज क्रॉस होती है। लिथियम आयन सेल, लिथियम आयन बैटरी, Li लिथियम, ठीक ना। तो ये बैटरी आप अपने मोबाइल की बैटरी खोल के ज़रा, मोबाइल का ढक्कन खोल के ज़रा बैटरी देखिए तो उसमें क्या लिखा है, लिथियम आयन बैटरी लिखा हुआ है, ठीक ना। तो ये बैटरी बहुत ही अच्छी होती है, इसकी वोल्टेज क्रॉस भी बहुत अच्छी होती है, और आप हमारे छोटे छोटे उपकरणों में जो है जो इलेक्ट्रॉनिक के माने मोबाइल में तो बहुतायत मात्रा में प्रयोग है, सब जगह लिथियम आयन ही यूज होती है। बाकी और भी कुछ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं जिनमें लिथियम आयन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक जो टाइपराइटर आते हैं, जिनमें हम लोग कोई चीज़ भी लिखना होता है तो टाइप करके लिख देते हैं, उसके बाद उससे प्रिंट आउट निकाल लेते हैं, उसके बाद चिपकाना होता है कहीं, जैसे कहीं नाम लिख के कोई लगाना हुआ, टाइप किए, इटैलिक, बोल्ड जैसा भी हुआ, तो उन सब जो मशीनें होती हैं टाइपराइटर वाली, उन सब में भी ये लिथियम आयन बैटरी पड़ती है। आपका कैमरा फ़ोन हुआ, कैमरा, वीडियो कैमरा या फोटो कैमरा, तो उसमें भी जो है Li बैटरी ही पड़ती है, लिथियम आयन बैटरी, ठीक ना। तो कल की क्लास में मैंने आपको पूरा बता चुका हूँ कि प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, 6 प्राइमरी सेल और 4 सेकेंडरी सेल, सबका वोल्टेज रेंज कितना होता है, कौन सी सेल की कितनी वोल्टेज होती है, सब सारी बातें मैं आपको कल की क्लास में बता चुका हूं। तो आज की क्लास में ज़्यादा बताना नहीं है, बस लिथियम आयन सेल की वोल्टेज क्रॉस कितनी होती है, 3.6 से लेकर के 3.85, ठीक है। इसको टिक कर लीजिए। चलिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। तब देखिए क्वेश्चन नंबर 54, लिथियम आयन सेल का आकार होता है, लिथियम आयन सेल का आकार होता है,
ठीक, अब आपको बता दिए हैं कि लिथियम आयन सेल मोबाइल में लगती है, कैमरे में लगती है, कुछ और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं जहां पर हाई इफिशियंसी बैटरी की ज़रूरत होती है, उसमें सब में लिथियम आयन सेल होती है। ठीक, अब पूछ रहा आकार कैसा होता है, तो लिथियम आयन सेल का आकार किसी भी आकार प्रकार में इसको बनाया जा सकता है। ड्राई प्रकार की सेकेंडरी सेल होती है और किसी भी आकार प्रकार में बना सकते हैं जहाँ जैसी ज़रूरत है, जिस उपकरण में जैसा स्पेस है, जिस तरह के स्पेस में लगाना है, क्योंकि बड़ी बैटरी नहीं होती, छोटी बैटरी होती है, तो जिस उपकरण में लगाना होता है उस उपकरण के स्पेस के अनुसार इसे किसी भी आकार प्रकार में ढाल दिया जाता है। तो अब ये ऑप्शन दिया है बेलनाकार, प्रिज्मेटिक मतलब प्रिज्म की तरह, प्रिज्म देखे होंगे, मैथमेटिक्स में पढ़ाया गया है आपको प्रिज्म, पाउच छोटा छोटा पाउच की तरह, ये सभी पाउच मतलब पैकेट की तरह। तो कुल मिला के इसका ऑप्शन होगा, आंसर होगा डी वाला, ये सभी। ठीक ना, लिथियम आयन बैटरी किसी भी आकार प्रकार में बना दी जाती है ज़रूरत के अनुसार और उन उपकरणों में ही प्रयोग की जाती है जिनमें हाई इफिशियंसी वाली बैटरी की ज़रूरत पड़ती है। इसकी दक्षता जो है या क्षमता कह सकते हैं अधिक होती है, वोल्टेज भी इसका ज़्यादा होता है और लंबे समय तक हमें विद्युत धारा प्रदान कर सकती है। हमने तो इसमें लिखा है लिथियम आयन बैटरी का वोल्टेज प्रास रेंज आपको बताया ना, 3.60 से लेकर के 3.75 वोल्ट। लेकिन अभी आप अपना मोबाइल, अब जो मोबाइल आप मल्टीमीडिया यूज करते हैं इसको निकाल के ज़रा देखिए, अभी 5-5 वोल्ट के आने लगी हैं सेलें, उसमें लिखा होगा 5 वोल्ट, चार्जर भी 5 वोल्ट का आने लगा है। तो इस क्षेत्र में, बैटरी के क्षेत्र में बहुत ही इम्प्रूवमेंट चल रहा है। ठीक है ना, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। तब देखिए क्वेश्चन नंबर 55, प्रत्येक सोलर सेल में खुला परिपथ वोल्टेज होता है। सोलर सेल, तो प्रत्येक सोलर सेल में ओपन सर्किट वोल्टेज कितना होता है? ओपन सर्किट वोल्टेज का मतलब कि जो सोलर पैनल होता है आपका, उस सोलर पैनल में बहुत से सोलर सेल होते हैं और लोड नहीं लगा, यानी कि बैटरी उससे जोड़ी नहीं गई है। जो सोलर पैनल है आपका, उस सोलर पैनल से बैटरी नहीं जोड़ी गई है, तब पूछ रहा है उस कंडीशन में कि सोलर पैनल में, या सोलर सेल लिख दिया है उसने, तो सोलर पैनल के अंदर में सोलर सेल्स होती हैं, तो प्रत्येक सोलर सेल में ओपन सर्किट वोल्टेज कितना होता है? तो प्रत्येक सोलर पैनल में ओपन सर्किट वोल्टेज कितना होता है? बस इसमें ज़्यादा कुछ समझना नहीं, बस आप याद कर लीजिए 0.55 वोल्ट। ठीक, यानी कि बैटरी करंट का कोई प्रवाह नहीं हो रहा है, यानी कि लोड, बैटरी ही लोड का कार्य करती है, जो चार्ज होती है, बैटरी लगी ही नहीं है, तो प्रत्येक सेल में कितना वोल्टेज जनरेट होता है यही पूछ रहा है वो। तो 0.55 वोल्ट का वोल्टेज जनरेट होगा और करंट इस कंडीशन में फ्लो नहीं हो रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। तब देखिए क्वेश्चन नंबर 56, एक 12 वोल्ट बैटरी के लिए कितने लेड एसिड सेलों का समूह किस संबंध में होना चाहिए? 12 वोल्ट की बैटरी बनानी है आपको और उसके लिए कितने सेल चाहिए और किस क्रम में जुड़े होने चाहिए? ठीक ना, लेड एसिड सेल की बात कर रहा है। तो 12 वोल्ट की बैटरी के बनाना है, तो बैटरी क्या है? बैटरी की परिभाषा आपको बताई गई है, सेलों के समूह को बैटरी कहा जाता है, सेलों के समूह को बैटरी कहा जाता है। तो लेड एसिड सेल के मामले में एक सेल का वोल्टेज होता है 2.2 वोल्ट, लेकिन आपको बताया गया है 0.2 वोल्ट इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण ड्रॉप हो जाता है, तो टर्मिनल पर हमको केवल 2 वोल्ट प्राप्त होता है। अगर मैं 6 सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ दूं तो एक सेल का वोल्टेज 2 वोल्ट, तो 6 सेल का वोल्टेज हो जाएगा 12 वोल्ट, 6 दूना 12 वोल्ट। ठीक है, तो 6 सेल को आप श्रेणी क्रम में इस तरह से जोड़ सकते हैं, एक सेल, दूसरी सेल, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठवीं, इस तरह से 6 सेल हैं। ये जो बड़ी वाली लाइन होती है ये प्लस होती है, जो छोटी वाली लाइन होती है इसको माइनस कहते हैं।
तो श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस और ये प्लस माइनस और ये प्लस माइनस, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ा जाता है, इसका माइनस, पहली सेल का माइनस दूसरी सेल के प्लस से जोड़ दिया जाएगा, दूसरी सेल का माइनस तीसरी सेल के प्लस से, और तीसरी सेल का माइनस चौथी सेल के प्लस से, चौथी सेल का माइनस पांचवी सेल के प्लस से, और पांचवी सेल का माइनस छठवीं सेल के प्लस से जोड़ दिया जाएगा, और लास्ट में आपसे 2 तार निकाल दिया जाएगा जो कि यहाँ पर हमको 12 वोल्ट का सप्लाई टर्मिनल पर देगा, ठीक है। चलिए, तो आंसर आपका कौन सा होगा, 6 सेल श्रेणी क्रम में, बी वाला। क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 बहुत ही इजी है, वीडियो पॉज करके स्वयं से सॉल्व करिए। बैटरी की एम्पियर क्षमता बढ़ाने के लिए सेल्स को डैश 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 में संयोजित किया जाता है। बैटरी की एम्पियर क्षमता बढ़ाने के लिए सेल्स को कैसे संयोजित किया जाए, श्रेणी में, समानांतर में, श्रेणी समानांतर में और समांतर श्रेणी में। तो देखिए पूछ रहा है एम्पियर क्षमता बढ़ाना है, यानी कि AH पावर बढ़ाना है, ठीक है, AH पावर बढ़ाना है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ प्रैक्टिकल ले रहा हूँ। मान लीजिए आपके पास 2 बैटरी है 150 AH की, 150 AH की एक बैटरी है और 150 AH की एक बैटरी और है, इन्वर्टर वाली बैटरी है ये। 150 AH की 2 बैटरियां हैं, इनको अगर श्रेणी में कर दिया जाए तो दोनों 12-12 वोल्ट की हैं, 12 वोल्ट की ये है और 12 वोल्ट की ये है, ठीक है। अच्छा तो अगर इनको श्रेणी में जोड़ दिया जाए तब क्या होगा, ये दोनों बैटरी को जब श्रेणी में जोड़ देंगे तो आपको पता है श्रेणी में फिर वोल्टेज बढ़ जाएगा। दोनों को मिला देने के बाद श्रेणी में जब मिला देंगे इस तरह से तब कितने वोल्ट की हो जाएगी, ये टोटल 24 वोल्ट की बैटरी बन जाएगी ना। अच्छा 24 वोल्ट की, लेकिन अगर मैं AH पावर की बात करूंगा तो AH पावर 150 ही रहेगी। इस 24 वोल्ट की बैटरी की AH पावर 150 ही रहेगी। 2 बैटरियां जोड़ दिया हमने, लेकिन इनकी AH पावर 150 ही है। AH पावर से तात्पर्य हमने समझाया था पिछली क्लास में भी, जैसे 150 AH की बैटरी है और इससे लोड आप कितना लगाए हैं, मान लीजिए कि 5 एम्पियर का लोड लगाए हैं, कितने का, 5 एम्पियर। तो 5 एम्पियर का लोड है 150 AH की बैटरी पर, तो कितने घंटे सप्लाई देगी हमको, H निकालना है तो H बराबर कितना हो जाएगा, 150/5, 5 × 5, 5 × 3 15, 0 माने कि 30 घंटा। 5 एम्पियर की सप्लाई अगर हम लेंगे तो 30 घंटा 150 AH की बैटरी हमको देगी 12 वोल्ट पे। तो श्रेणी क्रम में लेकिन अगर हम यही दोनों बैटरी को जोड़ दे रहे हैं तो AH पावर तो उसकी 150 ही रहेगी, लेकिन वोल्टेज बढ़ जाएगा 24 वोल्ट। तो ज़रूरत तो है नहीं हमको, जहाँ 12 वोल्ट की ज़रूरत है वहाँ फिर हम 12 ही यूज करेंगे, 24 तो कर नहीं सकते हैं, ठीक ना। तो अब हमको क्या है, श्रेणी क्रम में कुल मिला के जान लीजिए कि वोल्टेज बढ़ता है, AH क्षमता नहीं बढ़ती है। अब दोनों बैटरियों को समांतर में जब जोड़ देंगे तो दोनों बैटरियों को जब आप पैरेलल में जोड़ देंगे तो पैरेलल में जोड़ने के बाद क्या होगा, पैरेलल में जोड़ना, देखिए ऐसे जोड़ दिया हमने ये और एक बैटरी ये, इस तरह से पैरेलल में जोड़ेगा, इसका ये प्लस ये माइनस, इसका ये प्लस इसका ये माइनस। तो माइनस माइनस को एक साथ जोड़ दिया जाएगा, प्लस प्लस को एक साथ जोड़ दिया जाएगा, जोड़ करके एक तार यहाँ से एक तार यहाँ से निकाल लेंगे आप, ठीक ना। तो पैरेलल में वोल्टेज क्या रहता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। तो 12 वोल्ट की ये है और 12 वही वोल्ट की ये बैटरी भी है, तो यहाँ पर जो वोल्टेज हमको मिलेगा वह 12 वोल्ट ही मिलेगा। बस AH पावर क्या हो गई, 2 बैटरियाँ जुड़ी हैं पैरेलल में, तो इनकी AH पावर हो गई अभी 300 AH, 150 300 AH। अब अगर मैं 5 एम्पियर की करंट ले रहा हूँ इससे, इस बैटरी से 5 एम्पियर का लोड लगाया हूँ, तो कितने घंटे बैटरी हमें बैकअप देगी, 300/5, 5 × 5, 5 × 30, 60 घंटा, ठीक ना। अभी इसके पहले हम निकाले थे तो 150 AH वाली बैटरी
30 घंटा सप्लाई दे रही थी। अब 150 AH की 2 बैटरियां जब हमने पैरेलल में जोड़ दिया तो हमें 60 घंटा सप्लाई मिलने लगी 5 एम्पियर के लोड पे। तो बैटरी की एम्पियर क्षमता AH क्षमता बढ़ानी है तो क्या करेंगे, उनको समांतर में, बैटरियों को समांतर में जोड़ देंगे। चलिए, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। तब देखिए क्वेश्चन नंबर 58। जब लोड प्रतिरोध RL का मान सेलों के कुल आंतरिक प्रतिरोध RT के तुल्य हो जाता है तो परिपथ धारा अधिकतम होती है, लोड को अधिकतम शक्ति प्राप्त होती है, लोड के अक्रॉस अधिकतम विद्युत वाहक बल प्राप्त होता है और परिपथ की दक्षता उच्च होती है। क्वेश्चन को समझिए पहले। यह क्वेश्चन ITI लेवल का नहीं है, यह क्वेश्चन डिप्लोमा लेवल का है, डिप्लोमा की बुक में पढ़ाया गया है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक थ्योरम पता होनी चाहिए जिसका नाम है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ठीक, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरी या थ्योरम। अच्छा तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरी क्या कहती है? इसमें ये बोल रहा है कि लोड प्रतिरोध RL का मान आंतरिक प्रतिरोध RT के तुल्य हो जाता है। ठीक, यहाँ एक सर्किट बनाइए आप। ये सेल है एक, ये प्लस टर्मिनल, ये माइनस, यहाँ पर ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया इस सेल का, इंटरनल आंतरिक प्रतिरोध। और इसे जो इसकी बात कर रहा है आंतरिक प्रतिरोध RT, हमने इसका नाम दे दिया RT। और दूसरा बात कर रहा हो कि लोड प्रतिरोध RL, तो एक लोड लगा दीजिए और उसका रेजिस्टेंस आप बता दीजिए RL है, RL। बस इतना बात। तो कह रहा है, बस यही सर्किट समझिए कि लोड प्रतिरोध RL का मान कुल आंतरिक प्रतिरोध RT के तुल्य हो जाता है। यानी कि RL का वैल्यू RT के अगर बराबर है तो क्या होता है? अब यह पता है आपको कि RT यानी कि आंतरिक प्रतिरोध, स्मॉल RT ये जो है ये आंतरिक प्रतिरोध है और किसी भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम होता है। तो जब सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम है और ये कह रहा है कि जो लोड रेजिस्टेंस है वह भी इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए, यानी कि लोड रेजिस्टेंस का मान भी बहुत कम हो जाए। जब लोड रेजिस्टेंस का मान भी बहुत कम हो जाएगा तब क्या होगा? धारा प्रवाह तो बहुत अधिक होगा। भाई सीधी सी बात है कि आंतरिक प्रतिरोध, जैसे मैंने लेड एसिड सेल में बताया था कि लेड एसिड सेल में प्रति सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है वह 2.2 वोल्ट प्रति सेल होता है, लेकिन टर्मिनल पर जो हमको मिलता है वह केवल 2 वोल्ट मिलता है। 0.2 वोल्ट इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण लॉस हो जाता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वह बहुत कम मात्रा में होता है, माइन्यूट होता है। ठीक, नगण्य मान सकते हैं उसको। अब लोड रेजिस्टेंस जो है वह भी अगर इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा तो क्या होगा? सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस तो बहुत कम हो जाएगा। जब सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा तो सर्किट से होकर प्रवाहित होने वाली धारा का मान भी बहुत अधिक हो जाएगा। धारा जो भी बहेगी वो बहुत अधिक मान की धारा बहेगी। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में यही कहता है कि यदि आपको सर्किट में बहुत अधिक, या ऐसा बोलिए कि यदि आपको सर्किट में अधिक पावर प्राप्त करनी है तो लोड रेजिस्टेंस का मान इसके आंतरिक प्रतिरोध के मान के बराबर आपको रखना पड़ेगा। यही मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम है, मतलब अधिकतम वैद्युतिक शक्ति ट्रांसफर का सिद्धांत है। यानी कि किस कंडीशन में अधिकतम वैद्युतिक शक्ति किसी परिपथ में ट्रांसफर होगी, तो वह कंडीशन यह है कि
जब लोड रेजिस्टेंस RL का मान इंटरनल रेजिस्टेंस RT के स्मॉल RT के बराबर हो जाएगा, उस केस में उस परिपथ में प्रवाहित होने वाली शक्ति जो है वह सबसे अधिक होगी। ठीक, तो हमें लगता है आप समझ गए होंगे। अब भाई रेजिस्टेंस का वैल्यू कम रहेगा तो करंट ज़्यादा फ्लो होगी, करंट ज़्यादा फ्लो होगी तो पावर अपने आप इस सर्किट में, क्योंकि P बराबर BI होता है, फार्मूला आपको पता है, P बराबर BI। वोल्टेज तो वही है जो भी सेल का वोल्टेज होगा, I ज़्यादा हो जा रहा है तो पावर अपने आप बढ़ जाएगा। अब ऑप्शन पे आइए आप जरा, ऑप्शन में भी थोड़ा कन्फ्यूजन है। पहला ऑप्शन है परिपथ धारा अधिकतम होती है, और दूसरा ऑप्शन है कि लोड को अधिकतम शक्ति प्राप्त होता है। तीसरा का ऑप्शन है लोड के अक्रॉस अधिकतम विद्युत वाहक बल प्राप्त होता है। तो लोड के अक्रॉस अधिकतम विद्युत वाहक बल से कोई लेना देना इसका नहीं है, परिपथ की दक्षता उच्च होती है, इससे भी कोई लेना देना नहीं, बस इन दोनों में आप बात करिए। परिपथ धारा अधिकतम होती है, देखो भाई जब लोड रेजिस्टेंस का वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, यानी कि बहुत कम लोड रेजिस्टेंस रह जाएगा, तो परिपथ में धारा का प्रवाह तो अधिक होगा। ठीक, तो धारा का प्रवाह अधिक होगा तो पावर भी परिपथ की जो कुल शक्ति होगी, पावर होगी, वो भी ज़्यादा हो जाएगी। परिपथ में डिसिपिएट होने वाली पावर, व्यय होने वाली पावर ज़्यादा हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन यही है, लोड को अधिकतम शक्ति प्राप्त होता है, तो जो लोड है इसको मैक्सिमम पावर प्राप्त होगा। आंसर कौन सा सही करें, दोनों आंसर सही दिख रहे हैं। इस कंडीशन में जब ऐसी कंडीशन आया करे तब आपको वह निर्धारित करना है कि दोनों में से कौन सा ज़्यादा सटीक वर्णन कर रहा है हमारे क्वेश्चन का। तो देखिए जो पावर है, इसी पावर के अंतर्गत में वोल्टेज भी आता है, करंट भी आता है, ठीक ना। तो अगर करंट बढ़ेगी तो पावर अपने आप बढ़ जाएगी ऑटोमेटिक। तो यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अधिकतम शक्ति व्यय होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला यही सही करना है आपको, बी वाला, कि जो करंट है वह पावर के अंतर्गत ही आती है। पावर अगर करंट अगर बढ़ रही है तो पावर तो इस सर्किट में जो व्यय होगा वो अपने आप ज़्यादा होगा, ठीक ना। तो अगर केवल आप यह बोल देते हैं आंसर कि परिपथ धारा अधिकतम होती है, तो परिपथ धारा अधिकतम होती है, यह आंसर सही नहीं बैठता, क्योंकि दूसरा ऑप्शन है कि लोड को अधिकतम शक्ति प्राप्त होती है, तो धारा में पावर नहीं आएगी, परिपथ धारा अधिकतम होती है। अगर इतना ही केवल मैं आंसर सही करता हूँ तो उसके अंतर्गत पावर नहीं आ रहा है। लेकिन अगर मैं सेकंड ऑप्शन को सही करता हूँ कि लोड को अधिकतम शक्ति प्राप्त होगी, तो अधिकतम शक्ति प्राप्त होगी तो उसमें करंट भी आ जा रहा है अपने आप, क्योंकि पावर तभी बढ़ेगी जब करंट बढ़ेगी, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वह ज़्यादा सटीक वर्णन कर रहा है आपके क्वेश्चन का। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन, दिक्कत, परेशानी नहीं समझ में आता है तो आप हमारे इस नंबर पर हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं 9125 83 90 96। आपका जो भी कोई डाउट हो वो आप हमको इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक। तो आपके ये ITI लेवल के स्टैंडर्ड से हट के क्वेश्चन था। और आपको अभी मैं बताऊं कि अब कंपटीशन का जो स्तर है वो बढ़ गया है। ITI के जो भी ITI से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें डिप्लोमा लेवल के कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इसलिए आपको इतनी तैयारी रखनी है कि ITI तो तैयार ही रहे, साथ ही डिप्लोमा की भी कुछ पार्शियल यानी कि आंशिक रूप से तैयारी रहे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा में जो बुक्स वगैरह हैं उनकी कुछ आंशिक जानकारी आपको रहे, ठीक ना। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 59। यदि बैटरी सेलों को डैश 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 में संयोजित किया जाता है तो आउटपुट वोल्टेज बढ़ जाती है। बैटरी सेलों को किस क्रम में जोड़ा जाए कि आउटपुट वोल्टेज बढ़ जाए। तो आपको बार बार बताया गया है कि सेलों को जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उनका वोल्टेज ऐड हो जाता है। श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ेंगे, ये प्लस है, ये माइनस है, फिर ये प्लस, ये माइनस, फिर ये प्लस, फिर ये माइनस। तो पहली सेल का माइनस दूसरी सेल के प्लस से, दूसरी सेल का माइनस तीसरी सेल के प्लस से, तीसरी सेल का माइनस बाहर हो गया। इसलिए इस तरह से आप कई बैटरियों को कई सेलों को या फिर कई बैटरियों को भी जोड़ सकते हैं आपस में। कई सेलों को मिला करके बैटरी बनाई जाती है और कई बैटरियों को मिला करके आप वोल्टेज बढ़ा सकते हैं, ठीक ना।
अच्छा, तो वोल्टेज बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ना है। और अगर बोला जाए कि दूसरा कुछ भी है इसमें, ठीक है, अगर समांतर क्रम में सेलों को जोड़ दिया जाए तब क्या होगा, समांतर क्रम में वोल्टेज नहीं बढ़ता है, सिर्फ और सिर्फ जो है AH क्षमता बढ़ जाती है, एम्पियर आवर कैपेसिटी बढ़ जाती है। यानी कि अगर एक बैटरी, कोई एक बैटरी मान लीजिए है और वह आपको 1 घंटा सप्लाई दे रही है, ठीक ना, तो अगर उसी के साथ एक दूसरी बैटरी जोड़ दिया जाए पैरेलल में तो वो आपको 2 घंटा सप्लाई देगी। लेकिन सीरीज में जोड़ देंगे तो उसका वोल्टेज चेंज हो जाएगा, 12 वोल्ट की अगर एक है दूसरी जोड़ देंगे तो 24 वोल्ट की हो जाएगी। इसको थोड़ा विस्तृत में समझा दे रहा हूँ, देखिए। तो इसमें पहले आंसर चेक करिए, यदि बैटरी सेलों को किस में संयोजित किया जाएगा तो आउटपुट वोल्टेज बढ़ जाएगी श्रेणी क्रम में, ये आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा समझाता हूँ एक एग्जाम्पल लेकर के आपको। देखिए, एक ये बैटरी मान लिया मैंने कि ये 12 वोल्ट की है और एक बैटरी और है, ये भी 12 वोल्ट की है। अब दोनों को श्रेणी में जोड़ना है, तो ये प्लस है ये माइनस है, इसका ये प्लस है ये माइनस है, दोनों को श्रेणी में जोड़ देंगे तो क्या होगा, दोनों को श्रेणी में जोड़ देंगे तो जो आउटपुट वोल्टेज हमको यहाँ से मिलेगा वो मिलेगा 24 वोल्ट। अब ज़रूरत तो है नहीं हमको 24 वोल्ट की, फिर क्या करूँ, लेकिन अगर ज़रूरत है 24 वोल्ट की तो 2 बैटरियों को श्रेणी में जोड़ दीजिए आप, ठीक, अगर वोल्टेज बढ़ाना है तो। दूसरी बात, एक यहाँ और बनाते हैं, फिर यही दोनों बैटरी लेते हैं हम, इस सर्किट को ऐसे पड़ा रहने दीजिए, यहाँ ऐसे शॉर्ट में जोड़ दिया हमने, चलिए। अच्छा, अब देखिए एक दूसरा बनाइए, एक ये 12 वोल्ट की एक बैटरी हो गई 12 वोल्ट, और एक बैटरी और हो गई 12 वोल्ट की प्लस माइनस। अब की बार एक तार, इन दोनों से 2-2 तार अपना निकाल दिए गए। अब की बार इनको क्या करो, पैरेलल में जोड़ दो, ये जोड़ दिए हम पैरेलल में, तो पैरेलल में जोड़ेंगे तो एक तार यहाँ से एक तार यहाँ से निकाल लेंगे आप, यहाँ पर टोटल आपको जो है वोल्टेज जो मिलना होगा मिलेगा। ये बैटरी 12 वोल्ट की है तो ये बैटरी भी 12 वोल्ट की है, ठीक ना। तो आपको बताया गया है कि जब 2 चीज़ें पैरेलल में होती हैं या 2 सेल पैरेलल में होती हैं, 2 बैटरी पैरेलल में होती हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, वोल्टेज सेम रहता है। तो यहाँ पर वोल्टेज क्या रहेगा, यहाँ भी 12 वोल्ट है, यहाँ भी 12 वोल्ट है, तो आपको ये जो टर्मिनल पर यहाँ वोल्टेज मिलेगा वो 12 वोल्ट ही मिलेगा, ठीक। अंतर क्या आएगा, 2 वोल्ट 12 वोल्ट की बैटरी लग गई ना, मान लीजिए कि ये अकेली एक 12 वोल्ट की बैटरी लगी थी, ये नहीं थी, ये वाली बैटरी थी ही नहीं, ये 12 वोल्ट की एक बैटरी थी, इसकी AH पावर मान लेते हैं 150 AH की थी, 150 AH की एक इन्वर्टर बैटरी थी, और इस बैटरी से जो लगा हुआ लोड था वह 5 एम्पियर का लोड था। कितना का, 5 एम्पियर का लोड इससे लगा हुआ था, इस बैटरी से, सिंगल एक बैटरी से। अब कितने घंटे ये विद्युत सप्लाई प्रदान करेगी हमको, आप निकाल लीजिए। AH कितना दिया गया है, AH इक्वल टू 150, एम्पियर कितना ले रहा है 5 एम्पियर, तो 5 एम्पियर का लोड इस पे लगा है, 5 गुणे H इक्वल टू हो जाएगा 150, तो H इक्वल टू हो गया 150/5, तो 5 बन जाए 5, 5 3 15, 30 घंटा एक बैटरी 30 घंटा दे रही है। अब मैं कह रहा हूँ दोनों बैटरियाँ भाई जोड़ दीजिए, 2 बैटरियाँ साथ में लगा दीजिए, तब देखिए कितना घंटा देगी। तो जब 2 बैटरियाँ साथ में लगा देंगे तो वोल्टेज वही रहेगा 12 वोल्ट ही, ठीक ना, लेकिन AH पावर बढ़ जाएगी। अभी एक बैटरी यह है, इसको हम मान लेते हैं 150 AH की थी, तो दूसरी वाली भी 150 AH की है, यहाँ ले देते हैं, ये वाली भी 150 AH की है। तो 2 बैटरियाँ जब मिल गई ना तभी AH पावर हो गई इसकी 300, टोटल 300 AH की बैटरी हो गई। और लोड आपका कितना जुड़ा हुआ है, 5 एम्पियर का लोड पहले से लगा है, लेकिन बैटरी हमने बढ़ा दिया। तो अब देखिए AH इक्वल टू 300, तो एम्पियर 5 ही है हमारा, मल्टीप्लाई बाई H इक्वल टू 300, तो H इक्वल टू कितना हो गया 300/5, 5 1 5, 5 6 30, टोटल कितना आ गया 60 आवर्स, 60 घंटा।
यानी कि अब ये दोनों बैटरियां मिला करके आपको 60 घंटा विद्युत सप्लाई प्रदान करेंगी। लोड सेम रहेगा, पहली कंडीशन में भी हमने माना था कि 5 एम्पियर का ही लोड है और दूसरी कंडीशन में भी 5 एम्पियर का ही लोड है। लोड बढ़ाएंगे तो भाई टाइम ड्यूरेशन कम हो जाएगा, ठीक ना। तो वोल्टेज ज़्यादा लेना है, वोल्टेज ज़्यादा लेना है और करंट सेम रहना चाहिए, तब बैटरियों को श्रेणी में जोड़ेंगे। और अगर आपको करंट ज़्यादा देर तक लेना है और वोल्टेज सेम रखना है तो बैटरियों को जो है पैरेलल में जोड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एक दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ आपको। तब देखिए क्वेश्चन नंबर 51 आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। ये बैक पिछली क्लास में हमने इस क्वेश्चन को कराया था, थोड़ी सी इसमें के आंसर में गलती हो गई है, तो इसको आप समझ सकते हैं कि मैं दोबारा से करवा रहा हूँ। ज़्यादा नहीं, एक माइन्यूट गलती हुई थी बीच में कैलकुलेशन में, ठीक ना। फिर भी आंसर तब भी नहीं आएगा। वहाँ पर हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था आंसर जो है 1500 एम्पियर और अभी वो आएगा 150 एम्पियर, ठीक ना। कैसे आएगा देखिए, 0.5 ओम आंतरिक प्रतिरोध व 1.5 वोल्ट ईएमएफ वाले कार्बन जिंक सेल को 9.5 ओम बाह्य प्रतिरोध से लोड किया जाता है, ठीक। बनाइए एक सर्किट। तो एक बैटरी बना लीजिए ऐसे, इसका वोल्टेज है 1.5 वोल्ट प्लस माइनस, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ दिखा दीजिए 0.5 ओम, 0.5 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस, और बाह्य लोड है 9.5 ओम का बाह्य प्रतिरोध लगा हुआ है। यहाँ लगा दीजिए एक रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस RL का वैल्यू है हमारा, RL इजकल टू 9.5 ओम। पूछ रहा है कि परिपथ से होकर प्रवाहित होने वाली धारा मिली एम्पियर में निकालिए, कितनी धारा इसमें से प्रवाहित होगी। मान लीजिए धारा ऐसे बह रही है I, ऐसे बह रही है I, ठीक ना, ऐसे कितनी एम्पियर की धारा बह रही है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपके पास फार्मूला होता है B बराबर I इंटू R, ठीक ना। तो यहीं से I निकाल लीजिए, I बराबर हो जाएगा B अपान, इधर कर लीजिए, जगह बचानी है, I इजकल टू B अपान R, ठीक। तो वोल्टेज कितना है रख दीजिए, I इजकल टू वोल्टेज है 1.5 और ये R है, यहाँ RL लिखिए, B बराबर IR। तो इस सर्किट, ये तो एक ओम का नियम था, अब इस सर्किट के लिए अगर हम अप्लाई करेंगे तो I बराबर B अपान RL। RL का मतलब सॉरी RL नहीं RT, टोटल रेजिस्टेंस, किसका, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब देखिए, तो I बराबर 1.5 वोल्ट, RT कितना हो जाएगा, RT बराबर हो जाएगा, RT बराबर हो जाएगा ये इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम प्लस ये लोड रेजिस्टेंस 9.5 ओम, ये दोनों सीरीज में हैं, ठीक ना। तो दोनों को श्रेणी में जोड़ देंगे हम, तो आएगा हमारा I इजकल टू 1.5 अपान, और ये हो जाएगा 10 ओम, ठीक। यही गलती कर दिए थे हम, 1 कर दिए थे पिछले बार के क्वेश्चन, बस और कोई गलती नहीं। तो I बराबर हो गया 1.5 अपान 10, इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 15 बट्टा ये हो जाएगा 100, या सीधे सीधे ऐसे ये भी हटा दीजिए, सीधे सीधे आप इसको डिवाइड करेंगे जब, तो ये हो जाएगा, डिवाइड कर दीजिए, 0.15 एम्पियर निकल के आएगा। और आंसर पूछ रहा है कि मिली एम्पियर में, तो 1 एम्पियर में आपका 1 एम्पियर में 1000 मिली एम्पियर, तो 0.15 में कितना हो जाएगा, 1000 से गुणा हो जाएगा, 0.15 मल्टीप्लाई बाई 1000, तो कितना हो जाएगा 15000, 3 अंक 2 अंक पे दशमलव, तो बचा कितना 150 मिली एम्पियर, ठीक। तो 150 मिली एम्पियर आएगा। आपके ऑप्शन में कोई 150 नहीं है, 75 एक दिया है, लेकिन इसका जस्ट डबल होगा, ठीक ना। तो फिलहाल आंसर ये आपका सही है, 150 मिली एम्पियर। पिछले क्वेश्चन में ही गलती कर दिए थे, जब 0.5 और 9.5 को ऐड किए थे तो हम 1 लिख दिए थे ऐड करके, वहाँ 10 आ जाएगा।
तो चलिए ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन में कोई मिस्टेक, कोई समस्या, परेशानी रहे तो आप हमको जो है, जो नंबर हमने व्हाट्सएप नंबर दिया है आपको, आप उस पर मैसेज छोड़ दीजिए। कोई दिक्कत परेशानी, कोई गलती है, कोई सुझाव है आपका, तो हम उसको सीरियसली लेकर के आपको उसका निदान बताएंगे। तो चलिए आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अच्छा लगे तो दूसरे ITI के छात्रों तक भी हमारे वीडियो के लिंक को पहुंचाइए और थोड़े सब्सक्राइबर हमारे भी बढ़ जाएं। और कोशिश करूंगा आपको अच्छा पढ़ाऊंगा। जहां कोई सुझाव है आप व्हाट्सएप पे आप हमें लिख के भेज दीजिए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।